नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले यास तूफान से जुड़ी खबर के साथ। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का असर ओडिशा के समंदरी इलाकों के पास दिखने लगा है। तूफान कल ओडिशा के तट से टकराने वाला है। ओडिशा के पारादीप में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तूफान आने से पहले ओडिशा सरकार ने इससे निपटने के लिए उपाय तेज कर दिए हैं। खतरे वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा और इसकी सबसे अधिकतम रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये उत्तरी ओडिशा में बालासोर के पास टकराएगा, तो उधर बंगाल में तूफान से निपटने के लिए भी तैयारियां तेज हो गई हैं। समंदर से लगते ये राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहां पर तूफान का खतरा। हालांकि ओडिशा के तट से कल टकराएगा तूफान, उससे पहले अभी प्राथमिकता ये है कि जो लोग तटीय इलाकों पर बसते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग लगातार इसे लेकर इनपुट्स दे रहा था। बंगाल की अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। असर हालांकि दिखना शुरू हो गया है। इस बीच तैयारियां भी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सचिवालय शिफ्ट हुई हैं। इससे पहले देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से ने तूफान का कहर झेला। ताउते तूफान जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन तमाम इलाकों को प्रभावित कर चुका था, राज्यों को, और अब पूर्वी सीमा पर, पूर्वी तट, जो पूर्वी हिस्सा है देश का, वहां पर तूफान की दस्तक। बालासोर से इस वक्त और जानकारी के साथ ग्राउंड पर हमारी संवाददाता कवलजीत संधू इस वक्त मौजूद है। कमल, आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। कितना असर अभी से दिखना शुरू हुआ है तूफान का, और चैलेंज तो इस वक्त ये है कि जो लोग निचले इलाकों पर रहते हैं उन्हें शिफ्ट किया जाए सुरक्षित जगह पर। कैसे इंतजाम आप देख रही हैं? चुनौती इस बार दोहरी है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस भी है और साथ में चक्रवात भी आ रहा है। बीच में रुक रुक के बारिश हो रही है। पूरी रात बालासोर में बारिश लगातार होती रही है। अब हम जहां पर पहुंचे हैं उस गांव में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। लोगों को लगातार बताया जा रहा है, जिस घर में हम खड़े हैं वो तो पक्का घर है, पर कहीं आसपास की झोपड़ पट्टियां हैं पीछे, वहां पे लोग हैं जिनको हटाने की कोशिश की जा रही है। सीधा अगर हम बात करें, देखिए जिस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, घोषणा किया जा रहा है, तो कोशिश है कि गाँव गाँव जाके लोगों को बताया जाए। और साइक्लोन रिलीफ सेंटर्स हैं वहां पर, तो सीधा बात करते हैं यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी और एनडीआरएफ की टीम से। आप तटीय इलाके पे खड़े थे, आप गांव गांव जा रहे हैं, किस तरह की घोषणा की जा रही है और कितनी बड़ी चुनौती है? जी मैडम, चुनौती बहुत बड़ी है। यहाँ लगभग हमें 10,000 लोगों को इवाकुएट करना है। हमारी कई टीमें लगी हुई हैं। उसी क्रम में आज हम इस गांव में आए हैं। यहाँ के लोगों को संभावित तूफान के खतरों से हम अवगत करा रहे हैं। इनको सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ने के लिए हम इनको समझा रहे हैं कि आप साइक्लोन सेंटर की तरफ जाएं। कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। तो ये बताइए, अभी तो जैसे मौसम थोड़ा थम गया है, पहले लगातार बारिश हो रही थी, तो किस तरह के इंतजाम है वहाँ पे? मैडम, इन लोगों के लिए साइक्लोन सेंटर, यहाँ पे प्राइमरी विद्यालय, कई जगह ऐसे सुरक्षित स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर इन लोगों को रिलीफ सेंटर के साथ साथ साइक्लोन जो रिलीफ सेंटर और स्कूल्स हैं उन्हें एयर मार्क किया गया है। अब ये बताइए, आप लोग इतने सारे लोग हैं, जब तूफान आता है और अक्सर हमने देखा है कि उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्रभाव पड़ता है, पर इस बार कोविड भी है, कोरोना वायरस है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से आप लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत तो डर लग रहा है। हम घर पर तो सब लोग रहे हैं, तो जब कोविड का नियम है माने पिला छुआ नहीं कि हमें रहिबा सेमती हम तो जाई परिवानी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गांव गांव जाके टीम यहाँ पे घोषणा कर रही है, अवेयरनेस की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनौती पूरे दिन की है, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ पर बारिश लगातार होती रहेगी और उसके बाद इनको हिलाना यहाँ से मुश्किल होता रहेगा। और इस वजह से गांव गांव जाके घोषणा की भी जा रही है और प्रबंध भी किए जा रहे हैं। असली चुनौती है अस्पतालों में, जो कि कोविड हॉस्पिटल्स हैं। हमें बताया गया है कि पावर मिनिस्टर भी बालासोर में ही है इस वक्त और कोशिश कर रहे हैं कि पावर बैकअप है
ठीक है कमल, मैं आपके पास लौटती हूँ। आप कोविड की चुनौतियों का भी जिक्र कर रहे हैं, तूफान के हिसाब से जो वहां पर हालात हैं, जिस तरह का इंतजाम है उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस तूफान की वजह से किस तरह का खतरा है इसके आपको आंकड़ों के जरिए हम जानकारी देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां तटीय इलाकों में बनती हैं और उड़ीसा में अभी क्या हालात वहां पर हैं। बंगाल और उड़ीसा में यास तूफान का ये संकट, देश का पूर्वी हिस्सा है ये, जहां पर पूर्वी राज्य इस बार प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो ताउते तूफान आया था उसकी भी तस्वीरें आपने देखा था कि कैसे अलग अलग राज्यों तक तूफान पहुंचा और जहां पर तूफान का केंद्र था उसकी वजह से कितनी परेशानियां उन इलाकों में लोगों को झेलनी पड़ी। अगले 24 घंटे तेज होगी तूफान की रफ्तार। असर हालांकि अभी से वहां पर दिखना शुरू हो गया है। भारी बारिश का अंदेशा, हवाओं की जो रफ्तार बताई जा रही है 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। 26 मई की शाम बंगाल उड़ीसा में तूफान आएगा। 100 किलोमीटर से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर इन इलाकों में हवाएं चल सकती हैं। बंगाल की अगर बात करें तो पूर्वी मिदनापुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और बंगाल में आप ये देखिए अभी जो हालात वहां पर हैं उसके हिसाब से कई अरेंजमेंट्स किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने अपना काम करने का एरिया जो है वो शिफ्ट किया है। पूर्वी मिदनापुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में तूफान का असर दिखाई देगा। तो वहीं ओडिशा में आपको बता दें कि अभी जो इंतजाम, जो हमारी संवाददाता भी दिखा रही थी कि सबसे पहले एनडीआरएफ की चुनौती ये है कि जो लोग वहां पर निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए और तूफान की वजह से अस्पतालों में किसी भी तरह की परेशानी ना पैदा हो, क्योंकि पावर कट से लेकर सप्लाईज ये सब बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। और ऐसे में कोविड को लेकर जो पहले से ही चुनौती पूरा देश इस वक्त झेल रहा है, जिसका सामना कर रहा है, तो तूफान उसको दोहरा कर रहा है। देश भर में कोरोना के नए केसेस में कमी दिखाई दे रही है। 24 घंटे में नए केस 2 लाख से भी कम रह गए। तो क्या दूसरी लहर का कहर थम रहा है? दिल्ली, मुंबई में तो नए केस घट रहे हैं, लेकिन दक्षिण के राज्यों में आफत जारी है। देश में कोरोना के मामलों में आज फौरी राहत दिखाई दी। 24 घंटे में नए केस 2 लाख से घटकर 1,96,000 तक रह गए। तो एक दिन में मौत भी 3,500 दर्ज की गई। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 60% से ज्यादा मामले अकेले 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं। 3,500 मौत में से महाराष्ट्र से 592 और कर्नाटक से 529 लोगों ने दम तोड़ा। यानी कुछ हद तक उत्तर भारत में राहत है, तो दक्षिण के राज्यों में आफत जारी है। अगर हम ये देखें कि अगर हम पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है। बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं तो वही एडमिट हुए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी या कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज़्यादा सीरियस है। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुआ है और मेजॉरिटी को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ी। Less than 3 lakh cases, between 2 and 3 lakh cases in the country. So this is a significantly positive signs, though could be called an early sign when we are seeing a decline in the number of cases and a bit of control over the COVID-19 situation. हर चीज को
समय के अनुरूप चलाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण कई गुना ज्यादा था, 30 से 50 गुना अधिक था। और अचानक ये सारी चीजें हुई, लेकिन आज आप देख रहे होंगे सारी चीजें अपने सामान्य स्थिति में आ रही हैं और कोरोना की सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए जनजीवन को सामान्य स्थिति को लाने का प्रयास किया है। केस 2936 आए, पॉजिटिविटी रेट भी घट गए, अब 4.2% हो गया है, लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जिले अब अनलॉक होने लगे हैं, उसके परिणाम भी हमको देखने पड़ेंगे। धीरे धीरे प्रदेश को उस दिशा में ले जाएंगे, लेकिन 31 तक हमारा लक्ष्य संक्रमण को पूरी तरह से काबू में कर लेना। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता दिल्ली से कुमार कुणाल जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से हमारे साथ पंकज इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, पहले आपका रुख करते हुए, केसेस में ओवरऑल बात करें तो एक मामूली राहत दिखाई देती है, लेकिन ग्राउंड पर आप लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप किस तरह से इस वक्त लोगों को जूझते हुए देख रहे हैं? मीनाक्षी, ठीक है आपने, चाहे अब मुंबई की बात करें हम, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, कोविड केसेस में कमी तो जरूर आ रही है, लेकिन इस वक्त अगर जो क्राइसिस सिचुएशन बनी है वो बनी हुई है म्यूकोमाइकोसिस को लेकर। कल स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में अब 2000 से ऊपर केसेस हो गए हैं। चिंता की बात तो ये है कि जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शंस चाहिए, जो वायल्स चाहिए, उसकी उपलब्धता उतनी ज्यादा नहीं है। सरकार ने कहा है कि उसने पहले ही डिमांड ऑर्डर 2 लाख वायल्स का दिया है, लेकिन अभी तक जितनी उन्हें इंजेक्शन चाहिए उनको मिल नहीं पा रहे हैं और यही कारण है जिस तरीके का इलाज तमाम मरीजों को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। अब ये संकट कब कम होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार ने तो कह दिया है जो एलोकेशन है, जो अलॉटमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, इसलिए वो इस वक्त असहाय सी नजर आ रही है। अब जहां तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो वो भी उतना कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा है। कल संडे को हमने देखा था वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया गया, वैक्सीन नहीं थी। कल हमने देखा कि 10 बजे से सिर्फ 3 बजे तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया और कई सेंटर्स में तो आधे घंटे के बाद ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोकना पड़ा, क्योंकि तमाम जो डोजेस थी वो खत्म हो गई। आज फिर से वॉक इन रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी गई है। आज हालांकि खास बात यह है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो भी अब जाके वैक्सीनेशन ले सकती हैं। हालांकि मेडिकल जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पास में उनके होने चाहिए, तो ये सुविधा आज भी रहेगी और कल भी रहेगी। आज 227 सेंटर्स खोले गए हैं मुंबई में जहां पर कोविशील्ड दी जाएगी, 23 सेंटर खोले गए हैं जहां सेकेंड डोज ऑफ कोवैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इस वक्त वैक्सीन की भी कमी है और एम्फोटेरिसिन बी जो वायल्स है उनकी भी कमी है। हालांकि ये बात सही है कि कोविड केसेस मुंबई में भी राज्य में कम होते जरूर नजर आ रहे हैं। जी कुमार, देखिए जिस बात का जिक्र पंकज कर रहे हैं कि वैक्सीन की, इंजेक्शन की कमी जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन केसेस का थोड़ा कम होना एक मामूली राहत जरूर देता है। लेकिन यहाँ से बड़ी बात यह कि अब अगर सरकार स्टूडेंट्स, 12th के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाओं का मन बना रही है, उसके लिए आगे इंतजाम करने हैं, तो क्या हम उस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं जहां से आगे और राहत की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, 2 बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है और ऐसे में जब संक्रमण दर कम हुई है तो उसका एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि हमने लगभग सारे बाजारों को, बहुत सारे ऑफिसेज को बंद कर रखा है जहां पर आमतौर पर संक्रमण फैलता था। तो जब एक बार लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद स्थिति देखनी पड़ेगी कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर मामले बढ़ते हैं या फिर जो स्थायित्व अभी मिला हुआ है वो बरकरार रहता है। दूसरी बात है कि परीक्षाएं क्या होंगी। आज 25 तारीख है और आज ही वो तारीख तय की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जब तमाम राज्य सरकारों को अपने अपने सुझाव देने हैं कि 12वीं की जो परीक्षा होनी है CBSE की, उसका स्वरूप क्या रहेगा और उसी के आधार पर 1 जून को केंद्र सरकार फैसला लेगी। जो अभी तक जानकारी मिली है, दिल्ली सरकार ने तो साफ कर दिया है कि परीक्षा कैंसिल की जाए, परीक्षा नहीं हो सकती ऐसी स्थिति में जहां पर इतना ज्यादा संक्रमण है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परीक्षाओं पर ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर परीक्षाएं हो सकती है, ऐसा कई सारी जगहों से सुझाव आ रहा है। परीक्षा का समय कम किया जा सकता है, जैसे 3 घंटे की परीक्षा होती थी उसे 1.5 घंटे में किया जा सकता है। लेकिन आज वो तारीख है जब राज्य सरकारों को सुझाव देना है, अंतिम फैसला 1 तारीख तक ही लिया जाएगा, 1 जून को लिया जाएगा। तो ये तमाम विकल्प मौजूद है सरकार के सामने, लेकिन सरकार को और बाकी जो भी अभी अलग अलग
जो प्रशासन संभालते हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अभी मामले कम हैं क्योंकि लॉकडाउन है। एक बार लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद किस तरीके से सारा ग्राफ बढ़ता है उस पर नजर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल, ये आपने एक बहुत अहम बात का जिक्र कुमार यहाँ पर किया कि लॉकडाउन है तो स्थिति कुछ कंट्रोल में दिखाई देती है, लेकिन जब हालात फिर पहले जैसे होंगे उस समय क्या हम वाकई उतनी जिम्मेदारी से बिहेव करेंगे, नागरिक के तौर पर भी, आम जनता के तौर पर भी, कि फिर वैसी गलती ना हो जो इससे पहले दिखाई दी। लेकिन इस बीच आपको हम ये भी दिखाते हैं कि कैसे आंकड़े जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। महानगरों की स्थिति में कुछ सुधार जरूर इस वक्त दिखाई देता है। आपको हम दो महानगरों में इस वक्त कोरोना के केसेस दिखा रहे हैं, मुंबई में और दिल्ली में। दिल्ली में इस वक्त 1550 केसेस और 207 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों की बात करें तो। वहीं मुंबई की आप तस्वीर देखिए, मुंबई में दिल्ली से कम केसेस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, 1049। बीते 24 घंटों की स्थिति के मुताबिक 48 लोगों की मौत हुई, जबकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है। ऐसे में ये आंकड़े जरूर एक राहत देते हैं। 24 घंटे में अगर आप पूरा ओवरऑल महाराष्ट्र का स्थिति देखें तो 22,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। ठीक होने वालों की संख्या देखिए यहाँ कितनी बड़ी है, 42,320 लोग स्वस्थ भी हुए हैं जो कोरोना को मात देकर अपने घरों में लौट रहे हैं। 361 लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन अगर आंकड़ों की ही तुलना करें तो ये आंकड़े पहले से कम दिखाई देते हैं। आपको और केसेस भी अगर हम दिखाएं तो देखिए जो 24 घंटे में इस वक्त नए केसेस सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में 3,981 केसेस। तो ये संख्या जो एक समय में 17,000 से 20,000 से आगे बढ़ चुकी थी वो घटकर 3,000 के ब्रैकेट में आ रही है। इस तरफ कम से कम इसे इस तरह से देखा जा सकता है, नोट किया जा सकता है। लेकिन अभी भी जमीन पर हालात बहुत बेहतर नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आंकड़े बेशक कम होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस हैं, जो सावधानियां हैं, वो बरतना हम छोड़ दें या फिर लापरवाह हो जाएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, देखते रहिए आज तक। लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए। धोती कुर्ता के ऊपर आप बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। वैक्सीन ले ली आपने जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है। आप अपनी साइंस को सर्वशक्तिमान मत मानिए। अभी चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। आपके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण जी, उनका इलाज भी तो एम्स में हुआ ना सर। सारा देश लोम विलोम कर रहा है, योग कर रहा है, सांस रोक रहा है, और बात कोरोना तो नहीं थम रहा। बाबा थोड़ा सा शांत हो जाए डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हमारे देश में इस समय जबरदस्त डर का माहौल बना हुआ है। हमने इससे डर कर पेन किलर्स लेनी शुरू कर दी और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स की सलाह के बिना आप कोई भी दवाई प्लीज मत लीजिए। कोरोना के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अगर हम बात माने तो कोरोना का अभी कोई सही सटीक इलाज नहीं है। कोरोना पेशेंट्स का जो इलाज किया जा रहा है वो लक्षणों को देखकर किया जा रहा है और इन लक्षणों को बढ़ने से रोकने और उन्हें वहीं ख़त्म करने के लिए इलाज किया जा रहा है। इसलिए कोई भी इलाज आप घर में अपनी मर्जी से ना करें। यदि आप में कोरोना के लक्षण हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर जो आपको सलाह दे उन सलाह पर आपको अमल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जैसे ही आपको कोरोना के लक्षण नज़र आते हैं, मान लीजिए आपको तेज़ बुखार होता है, आपको सर्दी ज़ुकाम होता है, आपको बदन दर्द होता है, आपको सर दर्द होता है, तो आप तुरंत अपने आप को आइसोलेशन में खुद रख लें। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा। हाँ, सांस की तकलीफ हो रही है, कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन है वो सांस के ज़रिए फेफड़ों में जा रहा है, वहाँ इन्फेक्शन कर रहा है, ये ख़तरनाक है और ऐसे में ऑक्सीजन की आपको हमें ज़रूरत पड़ रही है। घरेलू इलाज की आपको सलाह ज़रूर दी जाती है, लेकिन कोरोना के लक्षण दिखने या कोरोना होने पर यदि आप अपनी मर्जी से किसी भी पारंपरिक दवा का इस्तेमाल करते हैं या किसी के कहने से कोई दवा लेते हैं तो वो ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए जो डॉक्टर आपको सलाह दे
आप उसी दवा का इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ, घरेलू इलाज अपना अवश्य करते रहें। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, उसमें एक राहत ये बात जरूर देती है कि 24 घंटों में आंकड़ा जिस तरह से कम हुआ है बीते दिनों के मुकाबले, और ये लगातार एक मामूली गिरावट के तौर पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो एक राहत जरूर देती है। अब ऐसे में उम्मीद यही कि जल्द से जल्द सेकेंड वेव का जो कहर पूरे हिंदुस्तान पर टूटा है, उससे लोगों को राहत मिले। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। India is getting ready for its biggest esports championship. India Today Gaming presents Esports Premier League. 3 months, 8 teams, 1 championship. The battleground is ready. Are you? Do you have it in you? Can you be the next undisputed champion? Coming soon. आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। प्रेजेंटेड बाय, जब दांत खाज खुजली सताए तब इचकू मलहम आराम दिलाए। So sorry. झोल झाल है भाई सब झोल झाल है, अरे झोल झाल है भाई सब झोल झाल है, बिना
ऑक्सीजन के सब अस्पताल है, बेड नहीं मिल रहे, पेशेंट बेहाल है, झोल झाल है भाई सब झोल झाल।